गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना आप लोग सबको ही विनम्र पूर्वक हम आमंत्रित करते हैं टेस्ट 11 के चर्चा में। सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू द डिस्कशन ऑन टेस्ट 11। ये टेस्ट 11 सेक्शन ए का उद्देश्य क्या है? आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। वी विल स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि आज जो हम लोग संविधान देख रहे हैं वो काफी परिपक्व अवस्था में है, काफी मैच्योर्ड स्टेज में है और पूरे विश्व में कहने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए कि विश्व का सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। एक सवाल मन में उठता है कि 1950 के संविधान से पहले क्या हम लोगों को संविधान या संविधान जैसा कोई कानून का अनुभव था? तो इसका आंसर है यस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज देयर बिफोर 1857। 1857 के बाद सीधे ब्रिटिश सरकार महारानी क्वीन एलिजाबेथ का शासन हो गया भारत के ऊपर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से फिर 1858 से ब्रिटिश महारानी का हस्तक्षेप चालू हो गया। सीधे नियंत्रण भारत का उनके हाथों में आ गया, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में आ गया और भारत के आज़ादी तक बहुत सारा अधिनियम, बहुत सारा कानून हम लोग देखते हैं जो कि न कहीं आधार बना भारत के आज का स्वरूप का, संविधान के स्वरूप का। तो चलिए अपनी चर्चा को हम लोग चालू करते हैं और पहले क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं इंग्लिश में बात करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय दीवानी राइट्स? दीवानी अधिकारों का क्या मतलब है? राइट्स ओवर रेवेन्यू, राइट्स ओवर सिविल जस्टिस। तो दीवानी का अधिकार, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पे दीवानी का अधिकार हो गया, दीवानी राइट्स हो गया, इसका मतलब हुआ राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड राइट्स ओवर सिविल जस्टिस। यानी करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ। दीवानी अधिकारों का क्या मतलब है? राजस्व पे अधिकार, सिविल न्याय पे अधिकार, दोनों। तो दीवानी अधिकारों का मतलब है नंबर 1 राजस्व अधिकार, रेवेन्यू राइट्स, और दूसरा है सिविल न्याय पर अधिकार, सिविल राइट्स, राइट्स ओवर सिविल जस्टिस। ये दोनों अधिकार जो हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है सी, यानी बोथ, दोनों। देखिए थोड़ा सा इतिहास चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी और 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ से, क्वीन एलिजाबेथ I से ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला कि आप व्यापार कर सकते हैं। अपने अधिकारियों के बल पे, अपने वाइसरॉय, गवर्नर जनरल के बल पे एक छोटा सा देश ब्रिटिश करीब पूरे विश्व में उनका अधिकार हो गया और उनके साम्राज्य के बारे में ऐसा बोला जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य वो साम्राज्य है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। और इसी सिलसिले में 1765 में, 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि शुद्ध व्यापारी कंपनी थी, प्योरली ट्रेडिंग कंपनी था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया, यानी राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। और 1765 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप व्यापारी कंपनी से धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी उभरने लगी। क्वेश्चन नंबर 2,
When did the East India Company became the territorial power? ईस्ट इंडिया कंपनी कब से क्षेत्रीय शक्ति बन गया? तो सही आंसर है ए 1765 1765 को कि दिवाली अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3, हु फॉर द फर्स्ट टाइम गेव एन आइडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने पहली बार भारत के संविधान के लिए पहली बार भारत के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का विचार लेके आया था? ऐसे तो बहुत पहले से होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं हम लोग। कहते हैं कि वो कौन से पहले शख्स थे जिनके कहने पे कांग्रेस भी संविधान सभा बनाने का विचार आधिकारिक रूप से कांग्रेस भी लेके आई? तो वो थे आपके एम.एन. रॉय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय भारत में जो हम लोग कम्युनिस्ट मूवमेंट, लेफ्ट की मूवमेंट देखते हैं, उसमें ये अग्रसर थे और पहली बार 1934 में 1934 में इनका एक विचार आया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, दे शुड बी एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये भारतीय संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी भारतीयों के लिए। सो ही केम विद एन आइडिया in 1934 that there should be an Indian Constituent Assembly to frame the Constitution of India, and this Constituent Assembly and this Constitution of India will be for the Indians. तो 1934 में एम.एन. रॉय ये विचार लेके आए थे और कांग्रेस भी इसको मानी। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is correct for the Regulating Act of 1793? 1793 के विनियमन अधिनियम के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? अब देखिए, यदि बच्चे आप लोग यदि कुछ पढ़े होंगे पहले से, तो 1793 1793 का तो कोई रेगुलेटिंग एक्ट था ही नहीं। जो रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग बात करते हैं वो 1773 का था, 1773 का था। इसीलिए जो भी ऑप्शन है वो 1793 के लिए गलत होगा, क्योंकि 1793 का कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था। लेकिन सही रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसको थोड़ा सा संशोधित कर दीजिए, 1773 कर दीजिए, इसको थोड़ा सा संशोधित कर दीजिए और 1773 कर दीजिए, फिर देखिए आपका सारा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन पेपर 1793 पे है, लेकिन 1793 कोई रेगुलेटिंग एक्ट होगा नहीं, तो इसलिए सही आंसर होगा कोई भी नहीं। लेकिन यदि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो 1773 का जो अधिनियम आया था, जो कानून आया था, उसी को रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जो चर्चा कर लेते हैं। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। ये सही है, क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में क्या क्या उसकी गतिविधियां हैं उसके लिए कोई नियम नहीं था। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय गतिविधि, इंडियन एक्टिविटीज को नियंत्रित की, रेगुलेट की, इसलिए भी इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से 1773 कहा जाता है। तो ये 1 ऑप्शन सही है। इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसमें पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए मान्यता दी गई। पहली बार ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि को, उसके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पृष्ठभूमि को मान्यता दी। तो ये 2 ऑप्शन भी आपका सही है। चलते हैं। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन का मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब नियमित जो है केंद्रीय रूप से लंदन से किया जा रहा है और लंदन के ही यहाँ पे कोई प्रतिनिधि होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सही है।
तो 1793 रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा कुछ नहीं था, इसके लिए सारा गलत है, लेकिन यही चीज़ 1773 करेंगे तो सारा ऑप्शन सही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब 1773 के बारे में हम लोग जरा बात करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो सबसे पहले उनका अधिकार बंगाल पे हुआ। तो बंगाल पे क्या किए लोग, बंगाल के गवर्नर बना दिए, और बंगाल का पहला गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल एक प्रेसिडेंसी था। इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा और भी प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो बंगाल के गवर्नर थे, पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बॉम्बे के भी अपने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भी अपने गवर्नर थे, और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास भी अपने गवर्नर थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या किया, बंगाल के गवर्नर का जो पद है उसका नाम बदल दिए और कर दिए बंगाल का गवर्नर जनरल। मैंने पद गवर्नर का था, उसको नाम बदल दिए गवर्नर जनरल, यानी पद में वृद्धि कर दिए। एनहांसमेंट ऑफ द पावर एंड पोजीशन ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल, फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जब ऐसा किया गया तो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर, यानी दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। मींस द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल was supreme and Bombay presidency and Madras presidency were subordinate to the Bengal presidency. Hence, the name of Governor of Bengal was changed to Governor General. और चूंकि इस समय बंगाल के जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसी अधिनियम के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए। अब सवाल उठता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया। वो इसलिए लाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी वित्तीय संकट चल रही थी। देयर वाज अ सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस इन ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश सरकार से 1772 में, इन 1772, द ईस्ट इंडिया कंपनी आस्क्ड फॉर अ लोन ऑफ 1 मिलियन पाउंड्स। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश सरकार से 1 लाख पाउंड का ऋण मांगी। और इस समय बहुत सारे वाकयात चल रही थी भारत में जो कि ब्रिटिश सरकार को डिस्टर्ब कर रही थी। बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं भारत में बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, नेपोटिज्म, करप्शन बहुत ज़्यादा है। और इसी समय बंगाल में बहुत बड़ा सूखा आया और काफ़ी लोग का मौत हो गया। चौथा कारण यह था कि डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो द्वैध प्रशासन था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इससे क्या हो रहा था कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, काफ़ी लोगों की मौत हो रही थी, और कंपनी जो है अपने ही रेवेन्यू में राजस्व इकट्ठा करने में लगे रहते थे। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ था बंगाल में बहुत ज़्यादा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1769 में, 1769 में मैसूर के हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दी थी। तो इसी कारण से आपके यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर क्यों हुए? वाई वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वो इसलिए कि 1773 के विनियमन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग हिंदी में विनियमन अधिनियम कहते हैं, इसी विनियम अधिनियम से जो है वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गए। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was passed and it said that the governor of Bengal is now going to be governor general of Bengal, and Warren Hastings was the governor of Bengal at that time, so he automatically became the first governor general of Bengal. तो ये ऑप्शन सही है,
तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही। 1773 के विनियमन अधिनियम या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में एक दो पॉइंट और है, वो जान जाइए, नोट्स बनाइएगा। एक और चीज़ में ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई। मीन्स एक्सिक्यूटिव काउंसिल वॉज फॉर्म्ड कंटेनिंग 4 members टू असिस्ट गवर्नर जनरल। ये पहला, ये फीचर को याद रखिएगा। और इसी अधिनियम के द्वारा बात की गई कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की खोला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का 1774 में स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1774। बात ये हुई थी कि इसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 और जज होंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या जी जो निदेशक मंडल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो लंदन में बैठते थे, उनको ये कहा गया था कि अब ब्रिटिश सरकार को राजस्व के बारे में, नागरिक प्रशासन यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सैनिक प्रशासन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ के बारे में आप रिपोर्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। When was the Supreme Court of Judicature at Fort William, Calcutta established? याद दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे कलकत्ता का तो गलत होगा। वो था फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 22 अक्टूबर 1774। तो 6 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 7। विच एक्ट एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम, कैलकाटा? किस अधिनियम से सुप्रीम कोर्ट जो फोर्ट विलियम में स्थापित हुआ? फोर्ट विलियम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? तो वो थी विनियमन अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग बात करते हैं जज की। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 जज होंगे, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द टर्म ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम, कैलकाटा? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल क्या थी? वो जीवन अवधि, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप वहाँ के जज रह सकते हैं। तो सही है ऑप्शन 8 का बी, लाइफ टेन्योर। सही है आपका जीवन अवधि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है जीवन अवधि, इंग्लिश में लाइफ टेन्योर। हु अमंग द फॉलोइंग वे नॉट द सुप्रीम कोर्ट्स फर्स्ट जजेस? निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश नहीं थे? कौन नहीं थे? तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, तो 4 जज हुए होंगे, 1 चीफ जस्टिस और दूसरे 3 साधारण न्यायाधीश। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन कौन नहीं थे? तो ये देखिए, सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, इनके बारे में नोट्स में लिख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फोर्ट विलियम में जिसकी स्थापना हुई थी उसके पहले ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर या फोर्ट विलियम का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसमें पहले मुख्य न्यायाधीश फर्स्ट चीफ जस्टिस वॉज सर एलिजा इम्पे, ये था। तो ये थे ही। एक और चीज़ देखिएगा कि दूसरे जो जज थे वो स्टीफन सीजर थे और ये 1774 से लेकर 1777 तक अपनी मृत्यु तक वहीं थे, जज ही रहे थे। फिर थे आपके जॉन हाइड, ये 1774 से लेकर 1796 तक, ये भी जब इनकी डेथ हुई तब तक वो वहाँ थे। तीसरे थे रॉबर्ट चेम्बर्स, ये 1774 से लेकर 1783 तक थे।
और एक समय में ये मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो स्टीफन सीजर भी थे, जॉन हाइड भी थे और रॉबर्ट चेम्बर्स भी थे। यानी शुरू में जो नियुक्ति हुई थी जजों का, इसमें से ये 4 लोग थे। सर एलिजा एम्पे चीफ जस्टिस थे, दूसरे जज थे स्टीफन सीजर, तीसरे जज थे जॉन हाइड और चौथे जज थे रॉबर्ट चेम्बर्स। यानी सारे लोग जज थे। क्वेश्चन है कौन इसमें न्यायाधीश नहीं थे? तो इनमें से ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is correct for the Supreme Court of Judicature at Fort William? The court had jurisdiction over any person residing in Bengal, Bihar and Orissa. ये सही है। The court had jurisdiction over any person living in Calcutta. ये भी सही है। The court had jurisdiction over any British person residing in Bengal, Bihar and Orissa. ये भी सही है। हिंदी में पढ़ देते हैं। फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बंगाल, बिहार और ओडिशा में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था। ये सही है। अदालत का कलकत्ता में रहने वाले किसी व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र था। ये भी सही है। और बंगाल, बिहार और ओडिशा में रहने वाले किसी भी ब्रिटिश व्यक्ति पर न्यायालय का अधिकार था। तो ये सारा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है डी। अब जो है कुछ मेरी बात सुनिए, ये इंपॉर्टेंट ये बात है। 2 डेट याद रखिएगा, 1774 से लेकर 1782, 1774 से लेकर 1782 तक सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों राज्य में किसी सब पे था। चाहे वो आप ब्रिटिश नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो, जनसाधारण हो। 1700 कब तक? 1774 से लेकर 1782 तक, 1774 से लेकर 1782 तक द सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर एवरीवन इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। लेकिन 1782 के बाद क्या हुआ? इनके अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया। क्या कम किया गया? कि जो लोग कलकत्ता में, जो लोग भी कलकत्ता में रहते हैं, वो सारे लोग ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के तहत आएंगे। यानी जो आम नागरिक बंगाल में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, 1782 के बाद सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं थे। तो 1782 के बाद सिर्फ कलकत्ता के लोग ही, न कलकत्ता में रहने वाले लोग ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन थे। लेकिन यदि आप ब्रिटिश नागरिक हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, माने ब्रिटिश हैं, तो चाहे आप बंगाल में रहें, चाहे बिहार में रहें, चाहे उड़ीसा में रहें, सारे लोगों पे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र था। ये दोनों बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम कैलकाटा रिप्लेस्ड? सवाल ये कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट 1774 में खुला तो वहां क्या कोई पहले से कोई कोर्ट था? यानी कौन सा कोर्ट का काम बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से? तो वो है मेयर्स कोर्ट। जो मेयर कोर्ट है, मेयर का कोर्ट था, वो बंद हो गया। तो 11 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द सुप्रीम कोर्ट? अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में खुला, मेयर कोर्ट को तो बंद कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बंद हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट जो फोर्ट विलियम का सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था, उसके जगह कौन सा कोर्ट आया? तो उसके जगह आया हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का उच्च न्यायालय 1861 में। तो 12 का सही ऑप्शन है बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच एक्ट स्टैब्लिश द डबल गवर्नमेंट इन इंडिया? किस अधिनियम ने भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की? अब इसको समझिए क्या है कि एक आपका 1783 में, 1773 में, 1773 में, 1773 में
आपका विनियमन अधिनियम आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, और ठीक 10 साल के बाद यानी 11वें साल 1784 में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। और पिट्स इंडिया एक्ट क्या की कि कंपनी के कार्य को दो भाग में बांट दी, एक वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल और दूसरा राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल। ठीक है। और क्या कि एक पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक संगठन था, एक ऑफिस था, जिसको हिंदी में हम लोग निदेशक मंडल कहते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लिश में या हिंदी में निदेशक मंडल का काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक काम को देखे, कॉमर्शियल अफेयर्स को देखे। और एक नया संस्था खुला, एक नया ऑफिस खुला, जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, नियंत्रण मंडल या नियंत्रक बोर्ड। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या की, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक कार्य को देखने लगी। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के दो शासन हो गए, एक राजनीतिक जिसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रक मंडल था, और दूसरा वाणिज्यिक कॉमर्शियल जिसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जिसके लिए निदेशक मंडल था। इसीलिए कहा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का ये इट स्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये द्वैत सरकार का या द्वैत शासन का ये व्यवस्था कर दिया। तो विच एक्ट स्टैब्लिश द डबल गवर्नमेंट इन इंडिया, किस अधिनियम ने भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की? तो वो था पिट का भारत अधिनियम 1784 यानी सी, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है सी। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वाई लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हिंदी में पढ़िए। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल क्यों थे? अब इसका आंसर सुनिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1773 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार क्या करी, धीरे धीरे केंद्रीकृत कर रही है, अपने हाथों में लेके आ रही है ना। तो क्या कि पहले 1773 में बंगाल के गवर्नर बन गए गवर्नर जनरल, लेकिन 1833 के अधिनियम से क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उनको सारी सैनिक शक्ति दे दी गई, मिलिट्री पावर्स दे दिया गया, और नागरिक प्रशासन की भी शक्ति दे दिया गया, सिविल मैटर्स का भी अधिकार उनको दे दिया गया। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और 1833 के अधिनियम से विलियम बेंटिक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बन गए। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर क्यों थे? क्योंकि 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब चलते हैं, एक और चीज याद रखिएगा, 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसको हम लोग सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। सेंट हेलेना एक्ट, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर एक्ट 1833 is also known as St. Helena Act 1833. Question number 15. Why it is said that the Charter Act of 1833 marked the first faint beginnings of constitution making during British rule? Introduce an element of institutional specialization, addition of law member. देखिए, जो संविधान है, संविधान एक विशिष्ट कार्य के लिए होता है, यानी कानून बनाता है। कानून कौन बनाएंगे? जब कानून विशेषज्ञ होते हैं। हिंदी में पढ़िए, क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान बनाने की पहली शुरुआत को चिन्हित किया? माने संविधान का क्या काम है कि भैया कानून बनाना, नियम बनाना, लॉ बनाना। मैंने इसके लिए एक विशेषज्ञ
की जरूरत पड़ती है। जैसे कि भारत का संविधान में संविधान सभा में विशिष्ट लोग आमंत्रित थे, चुने गए थे, जो भारत का संविधान बनाया गया। तो देखते हैं चार्टर एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि लॉ कमीशन है ना, उसमें प्रावधान था कि भारत में एक लॉ कमीशन बनाया जाए, लॉ कानून आयोग बनाया जाए, जो भारत का जो कानून है हिंदू धर्म के अनुसार या इस्लाम के अनुसार, उसके अनुसार जो है भारत में कानून बनाया जाएगा। और हम लोग बात किए थे कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य होंगे और 1833 अधिनियम के अनुसार कानून विशेषज्ञ को, लॉ एक्सपर्ट को चौथा मेंबर बनाया गया और पहला अपॉइंटमेंट हुआ था लॉर्ड मैकुले और इनका काम था कानून बनाना। और 1835 में भारत में पहला लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1835। भारत में पहला कानून आयोग बना 1835 में और लॉर्ड मैकुले इसके अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे। चलते हैं क्वेश्चन पे। ऐसा क्यों कहा जाता है कि 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान बनाने की पहली शुरुआत को चिन्हित किया? क्योंकि संस्थागत विशेषज्ञताओं का एक तत्व पेश हुआ, विशेषज्ञ, तो इसकी शुरुआत हो गई और कानून को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में कानून के सदस्य को जोड़ा गया। तो दोनों 1 और 2 सही है। इंग्लिश में, why it is said that Charter Act of 1833 marked the first faint beginnings of constitution making during British rule in India? Because 1833 Act introduced an element of institutional specialization, 2 addition of law member as a 4th member of the council. So correct answer is C, both and 1 and 2 are correct. तो क्वेश्चन नंबर 15 का C है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच एक्ट क्रिएटेड मिनी पार्लियामेंट इन इंडिया? भारत में मिनी संसद का किस अधिनियम से निर्माण हुआ? संसद का क्या काम है? संसद का काम है विधि बनाना, लॉ बनाना। इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉज। भारत का संविधान जो संसद है वो विधि बनाता है, लॉ बनाता है। तो किस अधिनियम के द्वारा हम लोग को लगा कि मिनी संसद के रूप में यहां पे काम होगा? देखिए 1853 का अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक था लेजिस्लेटिव यानी विधि बनाना और दूसरा था एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, है ना। और इसी काउंसिल में, इसी परिषद में 6 नए सदस्य को जोड़ा गया जिनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, यानी विधि बनाने वाले सदस्यों को, या कहिए विधि बनाने वाले 6 नए सदस्यों को परिषद में लाया गया। और गवर्नर जनरल में एक खास, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, एक अलग सा खास लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधि बनाने वाले परिषद का गठन हुआ, जिसको कि हम लोग इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे या केंद्रीय विधि परिषद बोलते थे। तो चूंकि विधि बनाने का काम चालू हो गया गवर्नर जनरल काउंसिल से, तो इसलिए कहा जाता है कि मिनी पार्लियामेंट की तरह गवर्नर जनरल की ऑफिस जो है काम करने लगी। और किससे हुआ? 1853 के अधिनियम से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में 1853 का जिक्र नहीं है, ऑप्शन में नहीं है।
तो सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। लेकिन किसके द्वारा मिनी पार्लियामेंट हम लोग को लगने लगा? तो वो है 1853, याद रखिएगा। ऐसे ई ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुड सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल? अभी हम लोग बात किए हैं कि गवर्नर जनरल का परिषद जो है विधि बनाने के लिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। अब इसमें क्या था कि प्रांत से भी जाना था, जो 6 नए सदस्य जो थे उनको प्रांत से भी जाना था, प्रेसिडेंसी से भी जाना था। तो कौन कौन प्रेसिडेंसी से या कौन कौन प्रांत से गवर्नर जनरल के काउंसिल में गए? यही है, कौन सी प्रांतीय सरकार अपने प्रतिनिधियों को भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में भेज सकती थी? तो आगरा भेज सकती थी, बंगाल भेज सकती थी, बॉम्बे भेज सकती थी और मद्रास। सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। 17 का है सभी विकल्प। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच एक्ट इज नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना जाता है? देखिए 1857 का विद्रोह हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है ब्रिटिश सरकार यहां पे खत्म कर दी और सारा भारत जो है महारानी के बागडोर में, इट केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्वीन एंड थ्रू ब्रिटिश क्वीन इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और तभी एक नया अधिनियम आया, 1858 का अधिनियम, और इसी 1858 के अधिनियम को बोला गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने भारत के लिए हम लोग एक अच्छा अधिनियम लेके आएंगे, अच्छा कानून लेके आएंगे, भारतीयों को अधिकार मिलेगा, ऐसा क्वीन एलिजाबेथ का वादा की थी वो। तो किस अधिनियम को भारत के शासन का अच्छा बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में 1858 नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा, लेकिन सही आंसर 18 का होना चाहिए। 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन होना चाहिए 1858, लेकिन 1858 का अधिनियम ऑप्शन में नहीं है तो सही ऑप्शन, सही आंसर होगा इसका ई। क्वेश्चन नंबर 19, Which act initiated the process that led to almost complete internal autonomy to the provinces in 1937? किस अधिनियम ने 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता प्रदान करने वाली प्रक्रिया शुरू की? देखिए हम लोग 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का देख रहे हैं कि सब कुछ केंद्रीकृत होता चला गया। माने मद्रास का प्रेसिडेंसी का, बॉम्बे का प्रेसिडेंसी का सारा कंट्रोल, नियंत्रण आ गया बंगाल में, और बंगाल नियंत्रित हो गया लंदन से। लेकिन 1858 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि फिर से बॉम्बे प्रेसिडेंसी को उनका पावर मिल गया, बंगाल प्रेसिडेंसी, आपका मद्रास प्रेसिडेंसी को पावर मिल गया। यानी कि एक मुहिम चालू हो गया कि प्रांत में भी अब थोड़ा सा स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 उसी पे है। तो चलिए देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो 1861 का जो अधिनियम आया था, इसमें यह था कि वाइस रॉय जो हैं, क्योंकि 1858 के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया, अब गवर्नर जनरल के जगह हो गए वाइस रॉय। तो वाइस रॉय के पास दो चीज हुआ, नया चीज। एक तो उनका जो परिषद था उनको सदस्यों के साथ उसको बढ़ाया गया, और वाइस रॉय के पास ये शक्ति दी गई कि आप गैर आधिकारिक रूप से किसी को नामित कर सकते हैं। मीन्स वाइस रॉय ऑफ इंडिया was given the power to include some non-official members in his expanded council. तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, 3 लोगों को जो गैर ब्रिटिश थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, उनको जोड़े। ये नोट्स में लिखिएगा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, 3 लोगों को, राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव।
और यही मुहिम धीरे धीरे चालू होने लगा कि फिर से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी वापस शक्तियां दिया जाए। और 1861 के अधिनियम से जो केंद्रीकृत वाला नीति था वो विकेंद्रित कर दिया गया, यानी बंगाल का कुछ पावर्स विधि बनाने का दे दिया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 ये है, विच एक्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस दैट लेड टू कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। सो सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 19 का है डी। किस अधिनियम ने 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान करने वाली प्रक्रिया शुरू की? तो वो है डी, 1861 का भारत शासन अधिनियम। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 20। देखिए, इलेक्शन होने था, प्रांत में सरकार का भी गठन करना था। धीरे धीरे कांग्रेस की भी दबाव बढ़ रही थी ब्रिटिश सरकार पे कि स्वायत्त किया जाए, हम लोग को डोमिसाइल स्टेटस दिया जाए, हम लोग अपना संविधान बनाया जाए। तो इस तरह से मुहिम चलते रहता, स्वतंत्र संग्राम चल रहा था। तभी विधान परिषद की स्थापना हुई। विधान परिषद की शुरुआत कहां से हुई, किस प्रांत में हुई, उसी पे क्वेश्चन नंबर 20 है। तो बंगाल का विधान परिषद की स्थापना 1862 में हुई। बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1862। उसी तरह नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस या उत्तर पश्चिम प्रांत, यहां पे विधान परिषद की स्थापना 1866 में हुई, याद रखिएगा। और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना 1897 में हुआ। ये सब याद रखिएगा, अपने नोट्स में आप बना लीजिएगा। 21, विच एक्ट क्रिएटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? किस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया? देखिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसको कि हिंदी में हम लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम से दो चीज हुई, एक तो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको खत्म करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया, और दूसरा आपके यहां एक नया पद का सृजन हुआ जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहते हैं, या भारत का राज सचिव या भारत सचिव। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य होते थे और इनको रिपोर्ट भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में करना पड़ता था। तो 21 का सही ऑप्शन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। किस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 21 का है ए। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसरॉय कर दिया गया, और वायसरॉय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। और भारत के पहले वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच एक्ट स्टैब्लिश्ड 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया? किस अधिनियम ने 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का भारत शासन अधिनियम ही एक एडवाइस देने के लिए, अपने विचार देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए 15 सदस्यों का परिषद बना, 15 सदस्यीय परिषद बना, 15 मेंबर काउंसिल बना। तो विच एक्ट स्टैब्लिश द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा 15 सदस्य परिषद की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया?
निम्नलिखित में से कौन 15 सदस्यीय परिषद के लिए सही था? इट विल असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये राज सचिव की सहायता करेगा, ये राज सचिव की सहायता करने के लिए था, ये सही है। द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी, परिषद एक सलाहकार संस्था थी, इसकी सलाह मानना मान्य नहीं था, अनिवार्य नहीं था। इट वॉज एन एडवाइजरी, इट विल एडवाइज यू बट नॉट कंपेल यू, ये सलाहकार संस्था थी, तो ये भी सही है। द काउंसिल वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, परिषद एक कार्यकारी निकाय थी, ये गलत है। द काउंसिल वॉज अ लीगल बॉडी, हाँ ये कानूनी तरीके से इसको बनाया गया था, तो काउंसिल वॉज अ लीगल बॉडी, परिषद एक कानूनी निकाय था। तो सही ऑप्शन है आपका 1 सही है, 2 सही है और आपका ये 4 सही है। तो सही ऑप्शन हो गया आपका बी, 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन सही है। चलिए, हाउ कैन वन से दैट द एक्ट ऑफ 1892 कंटेन लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस? कोई ये कैसे कह सकता है कि 1892 के अधिनियम से 1892 के अधिनियम में चुनाव जैसे सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान शामिल था? देखिए, इसमें बोला गया था कि कुछ स्थानीय लोग को नामित किया जाएगा, जैसे कि कोई ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट का संगठन है तो वो कुछ नामित करेंगे, कुछ व्यावसायिक लोग का संगठन है तो ये लोग कुछ नामित करेंगे और उनको गवर्नर जनरल काउंसिल में ये रखा जाएगा। तो इस तरह की बात जो है 1892 में ये कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24, हाउ कैन वन से दैट द एक्ट ऑफ 1892 कंटेन लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस? The process was described as nomination and recommendation of certain bodies, चाहे ग्रेजुएशन बॉडी हो या व्यावसायिक बॉडी हो, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है सी। ये कैसे कह सकता है कि 1892 के अधिनियम में चुनाव जैसे सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान शामिल थे, प्रक्रिया का नामांकन के रूप में वर्णित किया गया था और कुछ निकायों की सिफारिशों पर आधारित थी। तो सी ऑप्शन इसका सही है। Who is known as the father of communal electorate? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, 1909 का अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और इसमें बात ये की गई थी कि अलग एक निर्वाचन होगा संप्रदाय के आधार पे, यानी मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा जिसमें मुसलमान ही खड़ा हो सकते हैं इलेक्शन के लिए और मुसलमान ही वोट दे सकते हैं। मीन्स अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स was started because of the provision in the Act of 1909, and under this provision only Muslim members were to be elected. Means you have, in order to contest elections from these constituencies, you have to be a Muslim and the voters also had to be Muslim. तो सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जो है भारत में 1909 के कारण, 1909 के अधिनियम के कारण वैध बना दिया गया और लॉर्ड मिंटो को बोला जाता था फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 या भारत अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के भी नाम से जाना जाता है और लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। 25 का सही ऑप्शन है बी। सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है बी, लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 26, Which act provided for the first time the association of Indians with the executive council of the viceroy and governor? क्वेश्चन है कि वाइसरॉय की अपनी कार्यकारी परिषद होती थी, एक्सिक्यूटिव काउंसिल था, गवर्नर का भी एक्सिक्यूटिव काउंसिल था। कौन सा वो अधिनियम था, कौन सा एक्ट था जिसके कारण ये कहा गया था कि अब इंडियंस भी इस तरह के काउंसिल में रहेंगे? हिंदी में पढ़ लेते हैं।
वाइसरॉय गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ पहली बार भारतीयों के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये अधिनियम था 1909 का। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले भारतीय थे जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किए थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल या वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद, और इनको एक विधि सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया था। इनकी नियुक्ति विधि सदस्य के रूप में हुई थी। ही वॉज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर। तो विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। वाइसरॉय गवर्नर की कार्यकारी परिषदों के साथ पहली बार भारतीयों के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। कहाँ पे? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए इसी के साथ हमारा टेस्ट 10 सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट 10 सेक्शन बी यानी बिहार स्पेशल करेंगे। गुड नाइट।